Welcome to today's class. Today I am going to explain question 42, 43, 44, 45 and example 11 of chapter 29 of SC. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 से. क्वेश्चन नंबर 42 आप बुक से पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 42 गिवन है, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस r, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फिक्स्ड. तो ये रिंग है, ये रिंग हमारे पास गिवन है, रिंग हमारे पास गिवन है. तो इस रिंग के रेडियस इसकी रिंग की r है. तो पॉइंट ऑन द एक्सिस पता करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, मैक्सिमम. तो मान लो ये डिस्टेंस x है. याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का प्रूफ करा चुके देखो ना. रीजन जो प्रूफ है वो तो याद हुई हो, संग में इसका जो फॉर्मूला है वो भी याद. तो क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग का फॉर्मूला याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, जिस जिस बच्चों को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, इसका फॉर्मूला सबसे पहले अपनी कॉपी में खुद लिख के. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग का फॉर्मूला 1/4 qx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू 1/4 qx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर या r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है. Q क्या है? चार्ज. कहां पे ये चार्ज Q जो है वो पूरी रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ये बातें याद होना चाहिए क्या चीज कही जा रही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग क्या है? 1/4 qx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के 3/2. अब क्वेश्चन में आ गया फाइंड अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग इज मैक्सिमम. यार भाई फोर्स का क्वेश्चन कराया था ऐसे. तो अगर कभी पता करना हो कि मैक्सिमम कहाँ है, किस टाइप से है, तो याद होगा जो भी चीज निकालनी हो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी, डिफरेंशिएशन कर दी, जीरो को लग गई. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो डिस्टेंस के टर्म्स निकालनी है, तो यानी कि मुझे किसको इक्वल रखना है? DE ओवर dx को जीरो के इक्वल. तो मुझे DE ओवर dx को निकालना, उसको जीरो के इक्वल रखना है. तो DE ओवर dx निकालो. DE ओवर dx का मतलब D ओवर dx ऑफ, इसको k लिख देना, kqx इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर माइनस 3/2. DE ओवर dx निकालो. इसका डिफरेंशिएशन करिए. इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? देखो ये समझदार हो, ये कांस्टेंट हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई. तो दो टर्म्स के डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पता है. फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म. तो ये किसके इक्वल आएगा? kq ऐसे. फर्स्ट टर्म मींस x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, पावर पहले लिख दी, माइनस 3/2. ठीक, पावर में एक कम कर दिया, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 माइनस 1. इसका डिफरेंशिएशन कर दिया x के टर्म्स में, ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो गया. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो गया? 2x. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो गया? 2x प्लस सेकंड टर्म क्या है? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 इनटू फर्स्ट टर्म क्या है? x. x का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है? 1 के. x का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है? 1 के. इसको जीरो के इक्वल रखना. क्या चीज क्लियर हो रही है? जीरो, ये चीज आगे जीरो हो गई. 0 इज इक्वल टू माइनस 3/2x, माइनस 3/2x आ गया वो. ये है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर माइनस 5/2. माइनस 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 5/2. 2x ही और है, तो इसको 2x और लिख लो. वैसे काट सकते हो 2 से 2 को, बाद में काट दूंगा अभी. प्लस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर माइनस 3/2. क्लियर? अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. जो माइनस वाली चीज है वो जाके प्लस हो जाएगी. माइनस वाली चीज उधर जाके कैसी हो गई,
प्लस हो गई, माइनस वाली चीज जब उधर जाके प्लस हो गई तो ये होगा 3x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 5/2, 3x और x और ये 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, यानी 3x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 इज इक्वल टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको ऊपर ले जाओ, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 माइनस 3/2। डायरेक्ट समझ में आया मैंने क्या करा, ये ऊपर है डिवाइड कर दिया, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या हुआ, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी x स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर बाई 2, यानी x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आर अपॉन अंडर रूट 2। x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, प्लस माइनस आर अपॉन अंडर रूट 2। अभी प्लस माइनस क्यों है, रिंग है, पॉइंट इधर भी हो सकता है, पॉइंट इधर भी हो सकता है, ये रिंग इस टाइप से है तो पॉइंट तो भैया इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो r/√2 इधर और r/√2 इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, मैक्स। इज इट क्लियर? अगर समझ में आया हो तो, नहीं आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पॉज करें, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर समझ में आ गया हो तो रेडी रहें फॉर क्वेश्चन नंबर 43। 42 इज क्लियर कि 42 में क्या चीज पढ़ाई गई, देख लें 42 में कहीं को परेशानी हो। इज इट क्लियर? 43 देखिए, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 43। 43 में कह रहे हैं ए वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन एंड ए टोटल चार्ज Q is distributed uniformly on it. What is the electric field at the center of this? तो जैसे हेक्सागन है और चार्ज Q सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। देखो ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत पहले भी करा चुका हूं, ये जस्ट सिंपली बोर्ड के ही, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। सिमेट्री से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो सब जगह तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। जैसे ध्यान रखो, डायरेक्ट यूनिफॉर्म डायरेक्ट रिजल्ट है, इसमें बुक में लिखा भी है कि आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, तो डायरेक्ट की आगे भी डालो। जैसे ये स्क्वायर ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों चीज पे चार्ज सेम है एक्सिस, तो इसके सेंट्रॉइड पे नेट फील्ड कितनी होगी, 0। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर पे अगर सारे चार्ज इक्वल है तो नेट फील्ड किसके इक्वल होगी, 0। क्यों होगी 0, ये इसको जैसे इसकी से फील्ड इधर को, इसकी से फील्ड इधर को, इसके से इधर को, इसके से इधर को, नेट फील्ड ने कैंसिल कर दिया। तो अगर रेगुलर चीज होती है तो बाय सिमेट्री दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच। इतनी फील्ड की इसकी फील्ड इसको कैंसिल कर देगी, इसकी फील्ड इसको कैंसिल कर देगी और इसकी फील्ड इसको कैंसिल कर देगी। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इज इट क्लियर? किसी भी चीज का, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, कोई सी भी चीज हो तो उसकी जो सेंटर है उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी, 0। अब आप देखिए बेटा एग्जांपल है, कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर ही बेस्ड, एग्जांपल 11, फिर इसका 44 और 45 पे लौट के आएंगे। तो आप देखिए बेटा इसका एग्जांपल 11 अपनी बुक से देख सकते हैं। एग्जांपल 11 क्या कह रहा है, एग्जांपल 11 में क्या है, 4 पार्टिकल्स ईच हैविंग ए चार्ज Q आर प्लेस्ड एट अ 4 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, कि एक पेंटागन है और उसके 4 वर्टिसेस पे जो है चार्ज। एग्जांपल 11 चल रहा है, एग्जांपल 11 क्या कह रहा है, एग्जांपल 11 कह रहा है इसी की पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या है, सारी साइड्स इक्वल है। मेरी फिगर हो सकता है रेगुलर पेंटागन जैसी ना बनी हो, बट आप समझ के रखिए सारी साइड्स आपस में कैसी हैं, इक्वल। रेगुलर मींस ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब पेंटागन है, कह रहे हैं 4 पार्टिकल्स ईच हैविंग ए चार्ज Q आर प्लेस्ड एट अ वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागन।
इसके वर्टिसेस पे 4 पे ऐसे पार्टिकल्स 4 रखे हैं। तो आपसे पूछा गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन। ये खूब होगा। तो सोचो अगर मान लो यहां पे चार्ज 2 और होता, मान लो, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती? 0। क्यों होती 0? सिमेट्री से। तो ए बी सी और डी ई और ई इनकी मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर चार्ज ई पे होता, इफ चार्ज क्यू वर प्लेस्ड एट ई पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए बी सी डी और ई इसकी मिला जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती? 0। 5 लोगों का सब मिला के 0। ठीक है भैया, इसका मतलब ये चारों का सम इसके इक्वल हो गया। तो ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी ये किसके इक्वल हुआ? माइनस ई। अब मान लो ये 5 में चार्ज नहीं है, तो मुझे पता लग गया कि इन 4 की फील्ड इस 5 में के इक्वल है। कोई सा भी चार्ज लग जाता, 4 की फील्ड 5 में के इक्वल है, तो ये बात समझ में आ गई। अब हेक्सागन की साइड ये दे रखी है हमारे पास, जो भी चीज दे रखी है। तो अब ये मान लो डिस्टेंस ये है। सिंगल चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 q upon a स्क्वायर माइनस 1/4 q upon a स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अपोजिट है। इस पॉजिटिव चार्ज से इधर होती है, तो इन चार्ज की वजह से इधर की तरफ होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 q upon a स्क्वायर और टुवर्ड्स द चार्ज। टुवर्ड्स द चार्ज माइनस साइन में शो करता है, माइनस साइन शो करता है, नेगेटिव साइन शोज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले की इधर होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, तो नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is in opposite direction of field produced by E, produced by charge placed at E। अब इसकी फील्ड किधर को? राइट, तो इसकी होगी लेफ्ट, यानी कोई की तरफ को होगी। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया? 1/4 q upon a square around OE। ये याद होगा, मैंने सैंपल पेपर में सीबीएसई में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें भी दिया था। अगर किसी बच्चे को आज मैंने नोट्स में प्रोवाइड करा था कि क्यू की जगह मान लो यहाँ पे माइनस क्यू होता तो क्या होता, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इज इट क्लियर? अब देखिए बेटा, इसी के बेस पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 44। इज इट क्लियर क्या हो रहा है? देखिए पहले इसको मन में भरने आराम से, रब कर रहा था, रब करने से रुक गया हूं, क्योंकि एग्जाम्पल 44 भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले मन में पहले आराम से इसको एग्जाम्पल 11 को मन में भर लें कि क्या करा गया। तो एक जैसे 5 का सम 0 के इक्वल है, तो 4 का 5 में इक्वल, वही बात तो समझ में आ ही रही है। तो इसलिए जो है वो इक्वल कर दिया गया और डायरेक्शन इसके अपोजिट कर दिया। इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 44 को देखें। 1 मिनट को पॉज करें, पूरा क्वेश्चन देखें, देन सी क्वेश्चन नंबर 44। क्लियर? अब देखिए 44 क्या है। 44 क्वेश्चन 44 में कह रहे हैं ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग ए टोटल चार्ज q distributed uniformly over its length. A small length dl of the wire is cut off. Find the electric field at the center due to the remaining wire. देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, रिंग के रूप में या लूप के सर्कुलर वायर के रूप में इसको करा गया है। ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरीज ए टोटल चार्ज q। रेडियस ए है, टोटल चार्ज q है, मतलब टोटल चार्ज q का मतलब ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल चार्ज कितना है? q है। इससे क्वेश्चन में कह गया है कि लेंथ dl जो है वो कट कर दी गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रिमेनिंग वायर। देखो जैसे सेम क्वेश्चन, पूरे रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितनी होती है? 0।
अब देखो सबसे पहले चार्ज था Q, चार्ज क्वेश्चन दे रखा है, चार्ज कितना है Q। अच्छा इतनी चीज पे चार्ज क्यों बांटा गया है? क्या कोई बच्चा जानता है सर्किल की लेंथ या सर्किल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? इसकी लेंथ या सर्कमफ्रेंस कितनी हुई? 2 पाई r 2 पाई a। तो ये लैम्डा के इक्वल हो गई चार्ज करंट लेंथ। चार्ज करंट लेंथ किसके इक्वल हुई? Q अपॉन 2a। चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो Q अपॉन 2a के इक्वल है। अब क्वेश्चन में कहा गया एक लेंथ dl को कट कर दिया गया, लेंथ dl जो है ये यहां से कट कर देगी, तो चार्ज और लेंथ dl पहले निकाल लो कितना होगा। चार्ज और लेंथ dl, चार्ज ऑन लेंथ dl यूनिटरी मेथड से 1 मीटर पे इतना चार्ज है, dl पे कितना चार्ज होगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो चार्ज ऑन dl लेंथ हो जाएगा लैम्डा इनटू dl पढ़ा रखा है। चार्ज और लेंथ की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो चार्ज हो जाएगा लैम्डा की जगह Q अपॉन 2 पाई a इनटू 2a। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है क्या होगी। देखो सेम मेथड, नेट फील्ड कितनी थी? 0। पूरे सर्कुलर फील्ड की, पूरे सर्कुलर लूप की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर लूप वो किसके इक्वल है? 0। क्यों है 0? सिमेट्री से। अब पूरे सर्किल को किस किस पार्ट में बांट सकते हैं? डीएल लेंथ के से प्लस कितनी है सीधे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेंथ डीएल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, ये चीज किसके इक्वल हो गई? 0। सेम मेथड जैसे पिछला क्वेश्चन कराया गया था, पूरे सर्कुलर लूप को दो पार्ट में बांट दिया, ये ब्लैक पोर्शन प्लस ये रेड पोर्शन। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, सॉरी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज की तो पता कर ही सकते हैं। सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? इस सोचो इस लेंथ चार्ज डीक्यू की तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना आसान थी। डीक्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेड वाली 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज किया डीक्यू, इसकी डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, ये चीज किसके इक्वल है? 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन किसके इक्वल आ गई? माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डीक्यू अपॉन आर स्क्वायर, माइनस के क्यू, के डीक्यू, डीक्यू की वैल्यू रख दो, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल, और रेडियस आर स्क्वायर क्या थी? ए स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर तो ए स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस के क्यू डीएल अपॉन 2 पाई ए क्यू। माइनस साइन क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे पता कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नहीं दे रखी है तो वो पूछी नहीं गई, वो डायरेक्ट निकाल सकते थे। जैसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इधर को, चार्ज की वजह से स्मॉल एलिमेंट, और रिमेनिंग की वजह से इधर को होती है, समझ आ रही है? टुवर्ड्स द चार्ज। माइनस साइन से डायरेक्शन शो करने का काम आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ऐसे क्यू डीएल अपॉन 2 पाई ए क्यू, यानी कि क्यू डीएल अपॉन 8 पाई स्क्वायर ए क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई स्क्वायर ए क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? पूरा लोग देखें कोई डायरेक्ट सिमेट्री है, अगर लगाने की आपकी आदत पड़ गई तो इस क्वेश्चन को आप 50 सेकेंड से 1 मिनट में क्वेश्चन कर सकते थे कि एक की वजह से निकालनी, बात खत्म हो गई। तो रेड की वजह से निकालनी थी और डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई उसकी, तो राइट की वजह से निकालो और बाकी रिमेनिंग की वजह से जाएगी। आप तो बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? नाउ सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 अब आप समझिए क्वेश्चन 45 क्या है। क्वेश्चन 45 बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन 45 में कई बार कई टीचर्स भी इस पे गलती करते हैं, तो देखते चलिए क्या। मैंने ऐसे कई बच्चों का देखा, वो क्लास में आकर मुझसे पूछते हैं तो कहते हैं सर ऐसे कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं,
तो मेथड उनको रीजन भी एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, तो मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या गड़बड़ होती है। जो बच्चे करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो हम लोग एससी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए ही कर रहे हैं। तो नाउ सी क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 में कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब। एक सॉलिड क्यूब है भैया, ये सॉलिड क्यूब है और इस सॉलिड क्यूब के कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब है, ये कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब है। इसके सेंटर से क्वेश्चन में कहा गया है सॉलिड क्यूब एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम इट्स सेंटर। चार्ज क्यू इसके सेंटर से d डिस्टेंस पर रखा गया। इसके सेंटर से एक चार्ज क्यूब d डिस्टेंस पे रखा गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ड्यू टू चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। देखिए बहुत से बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो जैसे मैंने जानबूझ के क्वेश्चन में इसलिए एक्सप्लेन करा क्योंकि कल ही मुझसे किसी ने इस क्वेश्चन का वो पूछा था क्वेश्चन के बारे में कि सर इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? जीरो। तो सर ये जीरो क्यों नहीं? क्या आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है कि लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म कंडक्टिंग लूप्स, क्लोज लूप्स। क्यों नहीं क्लोज लूप सॉल्व कर दिए? इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। तो ये तो सॉलिड क्यूब कंडक्टिंग है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? जीरो। ये बात सच है, इट्स नॉट रॉन्ग कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है? जीरो। तो पता है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड ए कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब बच्चा क्वेश्चन ये पूछता है सर जब इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो जीरो क्यों नहीं आती? देखो क्वेश्चन सही से पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ड्यू टू चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। देखो क्या हो रहा है, इंडक्शन से इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज और इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस। पता है आपको इंडक्शन से चार्जेस डेवलप हो जाएंगे सब जगह। चार्ज देखो क्या प्रॉब्लम पड़ा था, चार्ज बॉडी कंडक्टर के पास रखी तो इंडक्शन हो जाएगा। तो ड्यू टू इंडक्शन चार्जेस will be produced या induced on the faces of cube, on faces of cube। अब इन चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इंड्यूस चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस समझ में आया। जो ये इंड्यूस चार्जेस डेवलप होगा फेसेस पे, हमें मतलब नहीं कितने क्योंकि वो सॉल्व करना पड़ेगा आगे चैप्टर 5 में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये नेट मिला के कितनी होनी चाहिए? जीरो। इस चार्ज के से और जो इंड्यूस चार्जेस डेवलप होगा उसके से नेट फील्ड कितनी होनी चाहिए? जीरो। इंड्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है k q अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस d स्क्वायर है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है k q अपॉन d स्क्वायर। ये चीज किसके इक्वल आ गई? जीरो। ई इंड्यूस्ड किसके इक्वल आ गई? माइनस के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन अपोजिट है इस चार्ज की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, वो आ गई 1/4πε0 q अपॉन डी स्क्वायर। इज इट क्लियर? के किया 1/4 q अपॉन डी स्क्वायर। माइनस साइन क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट है। देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होती तो ई इंड्यूस से इधर की तरफ होगी। इज इट क्लियर? ये पॉइंट चार्ज कैसे हो गई? पॉइंट चार्ज कैसे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ई इंड्यूस्ड कैसे ये वाली हो गई? ई इंड्यूस्ड ये है यानी कि टुवर्ड्स राइट यानी टुवर्ड्स चार्ज, तो ये हो गई टुवर्ड्स
आप देखना आंसर में टुवर्ड्स चार्ज भी रखी क्योंकि डायरेक्शन रखी है, तो ये दिखाना भी बहुत मेन बात है। उसमें आंसर में लिखा है 45 में टुवर्ड्स चार्ज क्यू, टुवर्ड्स चार्ज प्लस क्यू क्यू हुआ, इसकी स्पीड इधर को थी, नेट जीरो आ रहा है तो इधर को हो गई, तो इंड्यूस्ड इधर। इज इट क्लियर? टेक ए लुक ऑन द क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ें। इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इज इट क्लियर? इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप मुझसे मैसेज भेज सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप डूइंग।